नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा चर्चा का अध्याय 10 है, इसके अंतर्गत हम लोग लोक प्रशासक में नैतिकता एवं लोक सेवा के मूल्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो लोक सेवा के मूल्य हैं और जो भी नैतिकताएं हैं, इनके बारे में हमने पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा कर रखी है। हालांकि आज का जो विषय होगा, इसमें हम गहन अध्ययन करेंगे और बहुत ही बारीकी से देखेंगे कि किस हिसाब से लोक प्रशासक में नैतिकता अपनी भूमिका निभाता है और साथ ही साथ जो भी दुविधाएं आती हैं हमारे समक्ष, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आज का जो भी ये अध्याय है, ये आपके केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक आराम से बैठ के देखिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहता है घर बैठे, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना पहला जो आज का विषय है, लोक प्रशासक में नैतिकता। सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे, 2 खंड में इसको तोड़ेंगे, क्योंकि यही हमारा काम है। हमने ऐसे ही आज तक पढ़ा है, तभी हमें समझ में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो मित्रों, लोक प्रशासक में जो ये लोक है, इसको लेके बहुत सारे लोगों में गलत अवधारणाएं रहती हैं। यहाँ पे जो लोक प्रशासन में ये जो लोक है, ये लोक विशेष महत्व रखता है। और ये विशेष महत्व इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर ये जो लोक का अर्थ है, वो सरकार से संबंधित है। प्रशासक की बात करें अगर, तो प्रशासक को अगर अलग से परिभाषित करना हो, तो प्रशासन का मतलब क्या है कि अगर हम मान लीजिए कुछ 2-4 इंसान मिलके या एक ग्रुप बना के हम किसी कार्य की तरफ एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, तो वो होता है प्रशासन। अब प्रशासन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको मान लीजिए एक ट्रेन बनानी है, तो ट्रेन बनाने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति विशेष की ज़रूरत पड़ेगी। और यही व्यक्ति विशेष अगर सामूहिक रूप से किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसे प्रशासन कहेंगे। तो रेल के डिब्बे में लोहे का सामान कहाँ से आना है, कुछ इंजीनियर की ज़रूरत होगी जो कि इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करेंगे, और कुछ ऐसे इंसान होंगे जो कुछ मजदूर टाइप के लोग होंगे जो इस पे कार्य करेंगे। मतलब ऐसे पूरे लोगों का समागम होगा ये, जो कि एक लक्ष्य मतलब ट्रेन का डिब्बा बनाने के लिए कार्यरत होंगे। तो ये मतलब है प्रशासन का। और जब इसमें लोक शब्द जुड़ जाता है, तो इसका अपना एक अलग मतलब निकलता है। लोक प्रशासन में आप प्रशासन का ये अर्थ ना निकालें कभी भी कि प्रशासन केवल और केवल जब आप डीएम की पोस्ट पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे रहेंगे, तो आप ही केवल प्रशासक बन सकते हैं और कोई व्यक्ति प्रशासक नहीं बन सकता है। छोटे छोटे काम करने वाले भी लोग प्रशासन का ही कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब लोक प्रशासक, ये जो 2 शब्दों का अर्थ हमने निकाला, लोक मतलब सरकार और प्रशासन का मतलब हमने समझा, जब ये दोनों शब्द आपस में जुड़ते हैं तो इसका कुछ और मतलब निकलता है। मोटे तौर पर बात की जाए तो ये जो भी शासकीय नीति के विभिन्न पहलुओं का विकास होता है, ये उन पर अमल भी करता है और उनका अध्ययन भी करता है। तो लोक प्रशासन एक ऐसी अवस्था है जिस पे शासकीय नीति के विभिन्न पहलुओं का विकास होता है, उन पर अमल होता है, और साथ ही साथ वो अमल किस प्रकार से निर्धारित लक्ष्यों के ऊपर अपने मतलब जो भी सकारात्मक प्रभाव है उसको सुनिश्चित करता है, उसका अध्ययन भी हम उसमें करते हैं। तो प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है, लोक प्रशासक कहलाता है। बिल्कुल साधारण शब्दों में इस बात को हम जिक्र कर सकते हैं। तो जन सेवा भी बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन जन सेवा और लोक प्रशासक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जन सेवा कोई भी कर सकता है, जन सेवा हम आप कोई भी इंसान कर सकता है, क्योंकि जन सेवा में कहीं पर भी सरकारी शब्द इस्तेमाल में नहीं लिया गया है, और सरकार के द्वारा दिए गए जो हमारे पास पावर होती हैं, अथॉरिटी होती हैं, उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। तो जन सेवा तो हम आप जैसे सामान्य इंसान भी कर सकते हैं, लेकिन लोक प्रशासन वही इंसान कर सकते हैं जिसको सरकार ने एक अलग से पावर दिया हो, एक अलग से अथॉरिटी दिया हो कि आपके पास ये पावर है कि आप यह कार्य करें। तो वो जो कार्य करेगा वो लोक प्रशासन के अंदर में आएगा। तो सरकार कहे जाने वाले व्यक्तियों का एक संगठन है जो जन सेवा करता है, उसको हम लोग लोक प्रशासन कह सकते हैं। प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि सेवा ही करनी है हमें, और सेवा किनकी करनी है, जनता की करनी है। इसमें हमारा प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व, औचित्य
और समता की दृष्टि क्या शासन के स्वरूप में महत्व रखता है और इन्हीं के माध्यम से सरकार अपने आगे बढ़ने का प्रयास करती है। लोक प्रशासन में नैतिकता और मूल्य क्या क्या होते हैं? बहुत ही आसान सा बात है कि लोक प्रशासन का जब भी संबंधित हम उसकी नैतिकता की बात करेंगे, उनके मूल्यों की बात करेंगे, तो यह कहा जा सकता है कि जो भी अच्छा या बुरा, सही या गलत निर्धारित करने के लिए जो भी मूल्य हमने या फिर हमें सिखाई जाएगी, जब हम आगे लोक प्रशासक का एक भाग बन जाएंगे, तो हमें अच्छा बुरा सही गलत इन सब के बारे में जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी, कुछ ऐसे नियम कानून हमें बताए जाएंगे जिस पे आधारित हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे ही नियम कानून को हम नैतिकता और मूल्य का नाम देते हैं। और कुछ ऐसे नैतिक विकल्प भी होंगे जो कि उन मूल्यों पर आधारित होंगे, और उन्हीं मूल्यों के आधारित जो भी ऐसे नैतिक विकल्प होंगे, हमें अलग अलग परिस्थितियों में उनका सामना करके और उनके ऊपर अपना समझ प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो यही हमारी नैतिकता होगी, यही हमारा मूल्य होगा जब हम लोक प्रशासन का एक हिस्सा बन जाएंगे। मूल्य नैतिक और अनैतिक व्यवहार के बीच संघर्षों का कारण है। मूल्य क्या होता है? हम अपने व्यवहार को नैतिक बनाते हैं या अनैतिक बनाते हैं। इन्हीं के बीच एक द्वंद्व हमेशा बना रहता है हमारे मन में, और इन्हीं संघर्षों का जो परिणाम हमारे सामने आता है वही हमारे मूल्य को निर्धारित करता है। तो सरकारी कर्मचारियों में तो एक परंपरागत या फिर मतलब हमेशा से चली आ रही एक प्रथा है, जिसमें बहुत सारी सलाह दी जाती हैं लोगों को जो कि सरकारी कर्मचारी के जैसे कार्यरत होते हैं, और आम तौर पर इन्हीं नियमों और आज्ञाओं का पालन किया भी जाता है। जैसे कि आपको सदैव जनहित में कार्य करना है, राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहना है, किसी भी एक पार्टी के खिलाफ या एक पार्टी के लिए कार्य नहीं करना है, गोपनीय जानकारी का खुलासा ना करें। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो कि चार दीवारी के अंदर में ही होते हैं। जैसे कि अभी अभी आपने से बहुत लोगों ने उरी पिक्चर देखी होगी, तो इसमें जब भी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जो एक कमरे में मीटिंग चलती रहती है, यहाँ पर अजीत डोभाल बैठे होते हैं, परेश रावल भूमिका निभा रहे हैं इनकी, तो वहाँ पर जो भी बातें होती हैं वो इस कमरे के बाहर कभी जाती ही नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गोपनीयता बनाए रखने की बात हो रही है। वहाँ पर जो मोदी जी बैठे होते हैं, जो उनका रोल किसने किया ये तो मुझे नहीं याद है उनका नाम, तो उन्होंने बोला कि ये बात और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो हमेशा ऐसा ही होगा कि जो भी लोक प्रशासन पे होंगे वो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा कि कुछ ऐसे फाइल होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी गोपनीयता हमेशा बनाए रखनी होगी, और इसको सुनिश्चित करना भी आपका कार्य होगा। आपके मूल्य होंगे, आपके नैतिकता में ये भी झलकना चाहिए। फिर नागरिकों एवं कर्मचारियों की गोपनीयता की रक्षा करें। जायज़ सी बात है कि आपके पास, जैसे कि मान लीजिए अभी आधार कार्ड का ये जो बात होती है कि आधार कार्ड से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ अभी सरकार के पास मौजूद हैं। इवन ट्राई की बात करें, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके पास भी बहुत सारे, मतलब जनता में जितने भी लोग हैं लगभग सभी की जानकारियाँ इनके पास होती है। इनके अलावा एक सिबिल होता है, इसके पास ये एक क्रेडिट जैसा है कि आप कितना बैंक में से कितने पैसे कब निकालते हैं और क्या क्या बातें, मतलब कि कब आपने लोन चुकाया कि नहीं चुकाया, उसके आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो इसीलिए नागरिक की गोपनीयता या फिर नागरिक की अगर बात करें तो इनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा रहेंगे, लेकिन इनकी भी गोपनीयता बनाने का कार्य आपको हमेशा करना पड़ेगा। कुशल, प्रभावी और उचित सेवा प्रदान करनी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कर दिया, क्योंकि आप अपने लिए केवल नियम कानून नहीं बना रहे हो, ना ही अपने लिए कोई भी क्या बोलते हैं उसको, मतलब नियम कानून बनाने से अर्थात ये है कि आप अपने लिए कोई भी, कभी कभी मुंह में शब्द ही नहीं आते, निर्णय की बात कर रहा था कि आपको केवल अपने लिए निर्णय नहीं लेने हैं, आपको पूरे समाज के लिए निर्णय लेना है। तो इसके लिए आपको हमेशा कुशल बनना पड़ेगा, प्रभावी बनना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव केवल आपके या आपके परिवार पे नहीं पड़ रहा है, बल्कि जितने भी जनता है सबके ऊपर पड़ने वाला है। तो इसीलिए उचित तरीके से आपको ऐसे पॉलिसीज़ जो भी बनाते हैं आप, उनका ध्यान रखते हुए एक एक बारीकियों से आपको इन सब का ध्यान देना पड़ेगा। हितों के टकराव से बचें। ऐसा हमेशा आएगा कि आपके सामने बहुत सारे हित होंगे, हो सकता है कि कुछ पैसे के बोलचाल की भाषा में हो, या तो कुछ और भी कुछ वस्तु विशेष के बारे में हो।
तो कुछ ना कुछ हित आपको इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद मिलेगी ही। तो उनके बीच हमेशा टकराव बनेगा कि अभी मुझे अपने नैतिक मूल्यों के ऊपर बने रहना है या फिर इनके अलावा जो मुझे फ़ायदे मिल रहे हैं, कुछ हो सकता है रुपयों के मूल्य में या तो कुछ वस्तु के मूल्य पे, तो उनके बीच हमेशा द्वंद्व बना रहेगा। फिर जिम्मेदार बनना, ये तो जायज़ सी बात है कि जिम्मेदार तो आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आपके हाथ में रहती है। फिर एक बात करें अगर कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्पा है, इनके अनुसार लोक प्रशासन और प्रशासकों के लिए आचार संहिता कुछ इन्होंने बनाई है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे भी कि आचार संहिता और नैतिक संहिता में क्या अंतर है, और हमारे देश में आचार संहिता भले हो लेकिन नैतिक संहिता अभी भी बन नहीं पाई है। तो इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। अभी फ़िलहाल के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं और समझते हैं कि किस हिसाब से इन्होंने बातें की हैं, मतलब अपने यहाँ पर इन्होंने क्या क्या आचार संहिता के अंदर में रखा है नियम कानून। सबसे पहला कि लोक सेवक जो भी हैं उनको जनहित को स्वहित के ऊपर रखना चाहिए, कि जो भी उनका खुद का हित है वो भले ही कुचला जा रहा हो लेकिन उसके ऊपर जाके वो जनहित के बारे में सोचेंगे और उन्हीं की तरफ कार्यरत रहेंगे। दूसरा कि उन्हें नागरिकों के अधिकारों को पहचान कर उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकारी नीति की अगर बात की जाए तो इन्हीं को निर्णय लेना होता है, और निर्णय किसके लिए लेना है, ये नागरिकों के लिए लेना है। तो जब नागरिक शामिल हो जाते हैं तो इसीलिए ये इनका जिम्मेदारी रहता है कि जो भी ऐसी सरकारी नीति ये बना रहे हैं उसमें जो भी नागरिक हैं उनका, उनके इच्छाओं का या फिर उनके मूल्यों का कुछ भी हनन न हो, मतलब उनको कोई भी परेशानी दिक्कत ना आए। देश के संविधान और कानून की सम्मान हमेशा करना है। ये तो जायज़ सी बात है, हर जगह यही होता है। इवन हमारे और आपके लिए भी ये बातें निर्धारित होती हैं कि जो भी हमारे देश का संविधान है और कानून है उसको हम कभी भी नीचे नहीं गिराएंगे। चौथा कि उन्हें अपने कर्तव्यों के लिए ईमानदार बनना पड़ेगा और हमेशा प्रतिबद्ध बना रहना पड़ेगा। मतलब कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं, प्रतिबद्धता उसको बोलते हैं कि अगर आप कोई भी कार्य करते आ रहे हैं और लगातार उसी पे ईमानदारी, मान लीजिए ईमानदारी है, तो ईमानदारी आपने सदैव दिखाई है जब से आपने अपना होश संभाला है और जब से आपने लोक प्रशासन को मतलब आप उससे जुड़े हुए हैं, तो हमेशा आपने ईमानदारी निभाई है। तो मतलब आपकी प्रतिबद्धता जो है वो सदैव सही रूप से कार्य कर रही है और आप हमेशा ईमानदार रहे हैं, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। और व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई समझौता नहीं करना है, कि उसमें ये देखना ही नहीं है कि आपके व्यक्तिगत लाभ की बात हो रही है या नहीं। फिर पांचवी बात है कि जो भी जनता की सेवा में नैतिकता, दक्षता, प्रभावशीलता, इन सभी चीज़ों को लागू करने के लिए बात होगी, तो इसमें हमेशा संगठनात्मक समताओं की बात करेंगे और इसको मजबूत बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये भी बात है कि अमेरिकन सोसाइटी में ये सारी बातें भी एथिक्स कोड में चलती है, आचार संहिता में चलती है। छठी और आखिरी बात की उन्हें अपने कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जैसी बात है कि आप अभी भी जो कार्य कर रहे हो, इवन जब आप सिविल परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको उत्कृष्टता बनाए रखनी है। गांधी जी ने एक बात बोली थी कि नैतिकता को राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसके बिना नैतिकता, मतलब नैतिकता के बिना राजनीति जो है वो व्यर्थ है। बहुत ही जायज़ सी बात है कि आज के समाज में जैसा हम देख रहे हैं कि राजनीति को अपना स्वयं का फ़ायदा और नुकसान की बातें वहाँ पर लाई जाती है और व्यक्ति विशेष की बात आ जाती है, ना कि पूरे समाज की बात आती है। तो उस उपलक्ष्य में गांधी जी ने ये बोला था कि अगर राजनीति में नैतिकता नहीं होगी तो ऐसी राजनीति व्यर्थ है, इससे बढ़िया राजनीति ना हो, कोई भी राजा महाराजा आके वो ही राज करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्य स्रोत देखो, अभी क्या है कि हमने एक बात की केवल कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्पा की, लेकिन जब भी आप प्रश्नों का उत्तर देंगे तो ये सारी बातें तो सामान्य है। मतलब अगर हम आप जैसे इंसान भी बैठ के सोचेंगे तो ये क्या इन्होंने बहुत 30 मार्का वाली बात तो कुछ की नहीं है, तो बिल्कुल सामान्य सी बात है जो कोई भी सोच सकता है। और हालांकि हमारे देश में भी जो भी बातें, ऐसे कानून नियम जो भी बनाए गए हैं, उन सभी में सेम चीज़ लिखा गया है, यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसीलिए आँख मूंद कर जब भी आप प्रश्न का उत्तर देंगे तो ऐसे चीज़ों को ज़रूर से मेंशन करेंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और आपका जो ज्ञान है वो काफ़ी विस्तार है, मतलब विस्तार रूप से है। तो सबसे पहला केंद्रीय सिविल सेवाएं नियमावली 1964, ये 1964 का एक तरीके का आचरण बताता है कि कैसे आपको कंडक्ट, मतलब आपका कैसा रहना चाहिए जो भी सिविल सेवा की तैयारी करने के बाद जो भी लोक प्रशासक बनते हैं उनके लिए।
तो आपके मन में जो भी आता है अच्छी अच्छी बात वो सब करना, और वो ज़रूर से इसमें लिखा होगा, ये मेरी गारंटी है। फिर दूसरी बात, आचार संहिता के लिए पहली पहल की गई थी 1997 मई में। फिर लोक सेवा विधेयक 2006 में पारित हुआ था, और लोक सेवा मूल्यों के लिए दूसरी पहल भी चल रही है। यूके सरकार की नोलन समिति मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, और इसमें मैंने आपको 7 मूल्यों के बारे में बताया था, शूलिया बताया था मैंने, अंग्रेजी में ही मुझे याद है, मैं एक बार दोहरा देता हूँ। सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, लीडरशिप, इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये 7 ऐसे चीज़ें जो कि आपको हमेशा से याद रहनी चाहिए नोलन समिति के अंदर में, और आप इसका हिंदी रूपांतरण कर लेना अपने हिसाब से। फिर बात करें 5वीं, जो आप अपने आंसर में, अपने उत्तर में लिख सकते हैं, वो है संयुक्त राष्ट्र का सामाजिक कार्यालयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब जो यूएन है, यूएन का भी अपना कुछ अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और बातें वही सारी की गई हैं जो मैंने ऊपर बता दी हैं इतनी, मतलब इन्हीं बातों को आप इन किसी में से भी कोट कर सकते हो हमेशा से। तो इससे क्या होगा कि आपके उत्तर में एक अलग सी पहचान मिलेगी उसको, और थोड़ा अलग होगा, जिससे कि कुछ अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं कि लोक प्रशासक में नैतिकता के निर्धारक क्या होते हैं। कौन निर्धारण करेगा कि लोक प्रशासक में नैतिकता बनी हुई है या नहीं, या फिर कौन इसको सुनिश्चित करने वाला है। तो और इसमें जो भी लोक प्रशासक है उसको किस हिसाब से ध्यान रखना है, उसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक निर्माण। तो आपको हमेशा से ये पता है कि जब भी आप लोक प्रशासक से जुड़ेंगे, लोक प्रशासन से जुड़ेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए करने वाली होगी वो ये है कि आपको किसी भी राजनीति पार्टियों से अपने आप को जोड़ के नहीं रखना है। मतलब कि आपको पृथक रहना है उन सभी पार्टियों से जो कि राजनीति से संबंधित हैं। तो राजनीतिक निर्माण की बात भी अगर करें तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जिनका आप ही निर्माण करोगे, मतलब ऐसी बहुत सारी नीतियाँ होंगी जिनका निर्माण, जिनको बनाने का कार्य आपको ही सौंपा जाएगा। तो इसके अंतर्गत अगर आप किसी विशेष पार्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हो, या तो अपने खुद के फ़ायदे के लिए कुछ कार्य करना चाहते हो, या किसी समूह के फ़ायदे के लिए कुछ काम करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसी नीतियाँ बनानी हैं जो कि पूरे समाज के लिए इकट्ठा, मतलब एक रूप से, समान रूप से, सबके फ़ायदे में, सबके हित में बात हो। दूसरी, कानूनी ढांचे। तो ऐसे बहुत सारे कानूनी ढांचों के बाद आपको नियम कानून का पता चलेगा कि जिसके अंतर्गत आपको रह के कार्य करना है। लेकिन जिस हिसाब से आपको पता है कि हमारे देश में लूप होल हर जगह मौजूद हैं, तो इन लूप होल को हटाते हुए आपको कार्य करना है और अपनी ईमानदारी को बनाए रखना है हमेशा से। व्यवस्थापक एवं सामाजिक कर्मचारी। तो जिस हिसाब से आप कार्य करते हो और आपको हमेशा से ये लगता है कि हमारे कार्य कुछ इस प्रकार से हैं कि हम तो एक सामाजिक कर्मचारी हैं और हमारे पास बहुत सारा ऐसा पावर है जिसको हम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो अब ये वक्त है कि देश हमारे लिए कुछ करे, तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ अपने फ़ायदे की बात कर लेते हैं अपने पावर से संबंधित। तो ये वाली बात आपको नहीं करनी है। यहाँ पर नैतिकता की बात नहीं आएगी, यही निर्धारण करेगा कि आप नैतिक हैं कि नहीं हैं। नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के उपयोगकर्ता। तो बहुत सारी ऐसी सेवाएं आप हमेशा करते हो जिसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है, और इसको कुछ स्तर पर हम देख सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर अगर बात की जाए तो नैतिक निर्णय लेने का कौशल आपके अंदर में हमेशा ये कौशल से आप परिपूर्ण रहेंगे कि आपको जो भी निर्णय लेना है उसके अंदर नैतिकता जरूर हो, क्योंकि नैतिकता अगर नहीं रहेगी तो आपका होना ना होना बराबर है। आपके मतलब कोई मतलब नहीं है कि आप रहो। इसका मतलब इस हिसाब से भी निकाला जा सकता है कि क्योंकि इंसान, और जो भी हम पार्टियों की बात करते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां हमेशा अपने ही स्वार्थ के लिए बात करती हैं। ये हमेशा से देखा गया है। बहुत कम पार्टियां या गिनी चुनी एक दो कुछ एक्स्ट्रा में पार्टियां होंगी, उनकी बात नहीं करते हैं। सामान्य तौर पर यही देखा जाता है कि जो भी पार्टी हैं वो अपने हित में ही बात करती हैं। तो इसीलिए आपको नैतिक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी, नैतिक सद्गुण से परिपूर्ण आपको रहना ही पड़ेगा। और नैतिक सेवाएं जो भी आप कर रहे हो उसके लिए सदैव ध्यान रखोगे। मानसिक क्षमता आपकी होनी चाहिए कि आप ये जो भी कार्य कर रहे हो, नैतिक निर्णय ले रहे हो, नैतिक सद्गुण से संपन्न हो और नैतिक सेवाएं प्रदान कर रहे हो लोगों को, तो इसमें मानसिक क्षमता होनी चाहिए आपकी कि कभी भी दोषपूर्ण अवस्था में आप ना आए, या फिर आप कभी भी अपने ही नैतिक स्वभाव से डगमगाए ना। संगठनात्मक संरचना के विभिन्न आयाम कौन कौन से हो सकते हैं इसमें?
तो अभी तो हमने व्यक्तिगत स्तर पर देखा, अब संगठनात्मक स्तर की बात करें तो आप जब भी किसी संगठन से जुड़ते हैं तो आपकी जवाबदेही और उत्तरदायित्व बन जाती है। यहाँ पर आप ऐसे ही कार्य करें जिसकी जवाबदेही आप तक सीमित हो और आप बिल्कुल जी खोल के, दिल खोल के आप जवाब दे पाएँ उसका, क्योंकि आपने कभी कुछ गलत कार्य किया ही नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा नैतिकता के साथ ही कोई भी कार्य को अंजाम दिया है। तो आपकी जवाबदेही अगर सुनिश्चित कराई भी जाती है तो भी आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सहयोगी व्यवस्था, जो आपके सहकर्मचारी हैं उनके प्रति भी आपका एक भावनापूर्ण सहयोग होना चाहिए, और जो भी आप उनके लिए भी कार्य करते हो या फिर उनसे कार्य करवाते हो, उस सब में भी नैतिकता को बनाए रखने का कार्य आपका ही होगा। असंतोष का भाव, ऐसा सोचना हमेशा कि सरकार हमेशा कुछ कम पैसे देती है और ये जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं वो भी कम पैसे दे रही है। अगर हम आज कुछ प्राइवेट कंपनी में काम करते होते तो हम काफ़ी खुश होते, या बहुत सारे मतलब कुछ और भी फ़ायदे हमें मिलते रहते। ऐसे असंतोष का भाव आपके अंदर में नहीं होना चाहिए। आपको जो मिले आप उसमें संतुष्ट रहो। भागीदारी की प्रक्रिया, भागीदारी की प्रक्रिया आपको सुनिश्चित करनी है, केवल स्वयं में ही नहीं बल्कि जो भी आपके सहयोगी कर्मचारी हैं और आपके बड़े हैं और आपके छोटे हैं, उन सभी की भागीदारी की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का कार्य आपका होगा, और यही संगठनात्मक स्तर पर आप इस तरीके से नैतिक बन सकते हो। तीसरा, राजनीतिक स्तर पर अगर बात की जाए तो आपकी संस्कृति, पता होगा कि जितने भी संगठन होते हैं उनके खुद के कुछ संस्कृति होती है, कुछ कलाकृतियाँ, विश्वास और मूल्य होते हैं जिनके ऊपर आपको कार्य करना होता है। उन्हीं नियम कानून के अंतर्गत आपको कार्य करना है और उसी के अंदर आपको नेतृत्व भी करना है। तो ऐसे ही विश्वास और मूल्य को हमेशा बनाए रखने का कार्य भी आपकी नैतिकता को निर्धारित करता है। सामाजिक अपेक्षाओं पर, तो सामाजिक अपेक्षा भी आपसे पूरी रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप लोगों के लिए नीतियां बनाओगे और उन्हीं नीतियों का पालन करते हुए लोग आगे उसको अलग अलग जगहों पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे आपके लिए जो अपेक्षाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। इसीलिए सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप नीतियां बना रहे हो उसमें अगर आपने केवल अपने मन से काम कर लिया तो अब तो काम नहीं चल पाएगा। ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण के स्वरूप में एक बार बताते हैं कि एक कुछ ऐसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब था, कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ ऐसे लोग थे जो कि उनके घर का निर्माण कर रहे थे। अब घर का निर्माण कुछ इस हिसाब से किया गया कि इनका कुछ विस्थापन होना था, तो इनके इस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में अलग से इनको कुछ अच्छे घर बनाने की बात हुई। तो कुछ ऐसे लोग प्रशासक थे जिन्होंने सोचा कि भाई हम अपने हिसाब से कुछ अच्छा डिज़ाइन कर देते हैं इनके लिए घर, जो कि इनको भी पसंद आ जाए। अब इन्होंने क्या किया कि इधर दरवाजे बना दिए, इधर खिड़कियाँ बना दी, खूब अच्छा सा इनको स्वरूप दे दिया इस पूरे मकान को। अब जो भी अनुसूचित जनजातियाँ थीं, इनको बोला गया कि आपके लिए घर बना दिया है, आइए आप देखिए। जनजातियाँ जो हैं वो एक दिन यहाँ पे रुके और वहाँ से दूसरे दिन सुबह बिना किसी को बताए वहाँ से भाग गए। फिर इसके पीछे पूरा रिसर्च किया गया, देखा गया कि आखिर ऐसा क्या गलती हो गया, हमने तो इन जहाँ पे ये रह रहे थे उससे ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पे प्रदान कर दी थी। बात की गई कि इनसे संपर्क नहीं किया गया था। ये जो द्वार आपने इस तरफ खोला है, इनकी आदत ही नहीं है इस तरफ उठने की, वो हमेशा चाहते हैं कि पूरब के साइड ही इनका द्वार हो हमेशा। तो आपको तो ये बात पता नहीं थी, क्यों नहीं पता थी? क्योंकि सामाजिक भागीदारी आपने सुनिश्चित ही नहीं की। जब आपने इनसे पूछा ही नहीं कि आपको कैसा घर चाहिए, तो इनके लिए आप कितने भी अच्छे घर बना दो, कोई मतलब ही नहीं है उसका इनके लिए। इसीलिए जब भी सामाजिक अपेक्षाएं आपसे कोई करता है तो उसका अर्थात यही है कि आपको सामाजिक भागीदारी भी सुनिश्चित करनी है। यही आपकी नैतिकता को निर्धारित करेगा। कानून और नीतियों से भी संबंधित आपको हमेशा कार्य करना है, इससे विपरीत में जाके कोई भी कार्य को अंजाम नहीं देना है। बात करें अगर लोक प्रशासक में नैतिक तर्क की अनिवार्यता के विभिन्न प्रतिरूप की, तो ये भी बिल्कुल सामान्य सी बात है कि प्रशासक का लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व होना चाहिए हमेशा, जो अभी ऊपर बताया कि, और जो भी लोक समुदाय है उसमें प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, कार्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, कानून का शासन एवं वैधानिकता का सिद्धांत होना चाहिए। ये वही वाली बात हो गई। लोक प्रशासक में नैतिकता के अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं वो कैसे हम समझ सकते हैं, ये केस स्टडी वाला पार्ट आता है कि केस स्टडी में जब भी सॉल्व करेंगे तो हमें इन्हीं समस्याओं से जूझना है। बात होती है कि नैतिकता के ऊपर क्या समस्याएं आती हैं कि अगर हम एक लोक प्रशासक के तौर पे कार्यरत हैं, हमें बहुत सारे ऐसे दर्शन पढ़ा दिए जाते हैं जिनको बताया जाता है कि भाई तुमको इनका भी इस्तेमाल करना है, इनका भी इस्तेमाल करना है, आपको गांधी जी के बारे में भी पढ़ना है, आपको स्वामी विवेकानंद के भी बारे में पढ़ना है, आपको एरिस्टोटल के बारे में पढ़ना है, आपको कांट के बारे में भी पढ़ना है, आपको रूसो के बारे में पढ़ना है, आपको मोंटेस के बारे में पढ़ना है। इन सभी के बारे में आपको पढ़ते हुए उनके दर्शन को भी याद रखना है।
अब इतने सारे दर्शन पढ़ा दिए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं समझाया कि किस स्थिति में किसके दर्शन को उपयोग में लाना है। तो सबसे बड़ी समस्याएं तो यही होती हैं कि दर्शन तो हमने खूब पढ़ लिए, लेकिन किस परिस्थितियों में किन को इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है ये कोई नहीं बताता है। तो हम कब क्या कैसे करें ये तो पता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही बनी रहती है। दूसरी कि निजी प्राधिकरण या पदों का दुरुपयोग। अब आपके पास इतना पावर आ गया है कि आप प्राधिकरण का दुरुपयोग कर सकते हैं। आपके पास एक एम्बेसडर मिल गई है, नीली बत्ती तो नहीं लगी है लेकिन एम्बेसडर तो मिल गई है जिसमें सायरन तो लगा ही हुआ है। तो आप उसका गलत उपयोग कर सकते हैं कि आपके परिवार का जन है जिनको अब आपको मार्केट ले जाना है। अब मार्केट ले जाने के टाइम पे जो आपका ड्राइवर होता है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि भाई भीड़ उड़ नहीं लगनी चाहिए सामने, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसको, और तुरंत से सायरन बजा देता है। ये जो हूटर होता है ये बजने के साथ साथ आगे के लोग हट जाते हैं। ये क्या सही कर रहे हैं? नहीं, ये निजी प्राधिकरण का दुरुपयोग है। दूसरा, निजी प्राधिकरण का अथवा पदों की अधिकता। अब क्या होता है कि आपको पता है कि आपका जो पद है वो कुछ न कुछ प्राधिकरण लिए हुए है, अधिकार लिए हुए हैं। अब इस अधिकार या प्राधिकरण की जब भी बात करेंगे तो इसका आप दुरुपयोग तो हमेशा से ही कर सकते हैं, और आपके पास जितना प्राधिकरण नहीं है उससे ज़्यादा आप कार्य करना चाहते हैं, उससे अधिकता में कार्य करना चाहते हैं, इसी के बारे में बात हो रही है। मतलब आपके पास पावर तो है कि आप केवल 10 लाख रुपए तक के केस को ही देख पाओ, लेकिन आपने कुछ न कुछ घूस लेके या कुछ न कुछ इधर उधर करके आपने 20 लाख रुपए तक के केस आपस में सलटा दिए। तो ये कुछ बातें हो सकती हैं। निजी प्राधिकरण ये हो गया। सेवा एवं जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही, कि आप अपने ही कार्य में इतना उलझ गए हो कि आपकी जो जिम्मेदारी है लोक सेवा के प्रति वो सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो उसमें लापरवाही नहीं चलेगी। ये समस्या हमेशा बनी रहती है कि हम खुद का कार्य देखें कि पहले लोक सेवा के बारे में सोचें। मान लीजिए आपकी माँ बीमार हैं और बहुत ही दिक्कत की बात है, और साथ ही साथ उस जिस शहर में आप कार्यरत हैं उस शहर में कुछ हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए हैं। तो अब आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ अपने माँ का ख्याल रखना है, पहले उनको हॉस्पिटल में जाके दिखाना है, कि पहले हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हैं ये समझ में इनको सुलझाना है। तो ये कुछ ऐसी नैतिकताओं की समस्याएं हमेशा देखने को मिलेंगी आपको। फिर व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक स्तर पर रिश्वत भ्रष्टाचार का प्रमुख स्वरूप है, कि रिश्वत अगर आपने एक बार ले लिया, ये तो ऐसा हो जाता है कि शेर के मुंह में अगर एक बार खून लग गया तब तो वो नहीं छोड़ने वाला कुछ भी। तो इसीलिए रिश्वत बहुत ही सोच समझ के लें, क्योंकि ये रिश्वत आपकी व्यक्तिगत स्तर पर भी होगा और संगठनात्मक स्तर पर भी होगा। जिस हिसाब से भारत में जो भी कार्यालय काम करते हैं उसमें आपको बिल्कुल खुला सबको पता होता है कि हाँ भैया अपना तो कुछ परसेंटेज फिक्स होगा, अगर इस पोजीशन पे हम कार्यरत रहेंगे तो अपना 2% का काम हमेशा चलता रहेगा। हम रिश्वत लेते हैं नहीं लेते हैं इससे मतलब ही नहीं है, ये 2% है, ये हर बार हमारे घर पे पहुंचा दिया जाएगा। तो ये संगठनात्मक रूप से ये रिश्वत लेने की बात होती है। कुछ व्यक्तिगत रूप से भी होती है कि आपने किसी बिजनेस टाइकून से या तो कुछ किसी समूह के लिए आपने कुछ कार्य कर दिया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य किया, तो उसने बदले में आपको रिश्वत दे दी। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, और कब इनके पैसे लेने हैं कब नहीं लेने हैं ये सारी बातें भी हमेशा नैतिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह बनाए हुए हैं। अधिकारियाँ जलसाजी एवं डेटा की चोरी। देखो सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है कि आपके पास इतने सारे डेटा होंगे, जब भी आप इतने बड़े प्राधिकरण पे कार्यरत होंगे तो आपके पास बहुत सारे डेटा रहेंगे, आप उसका कुछ भी गलत उपयोग कर सकते हो, उसको चोरी करके किसी को बेच सकते हो, किसी कंपनी को दे सकते हो, इसके बदले में आपको खूब सारे पैसे मिल सकते हैं, खूब सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो ये वाली बातें नहीं करनी है आपको, क्योंकि वही फिर से बात है कि यही आपके नैतिकता पे प्रश्न चिन्ह लगाएगी। व्यावसायिक नैतिकता से अनभिज्ञ तथा लोक सेवा की प्रतिष्ठा के प्रति लापरवाही। तो वही बात है कि आपका जो भी व्यावसायिक नैतिकता है, कि आपने किसी बिजनेस कोई भी बिजनेस ऐसे मान लीजिए कि आप कार्य कर रहे हो और रिलायंस स्टोर का मुकेश अंबानी आपके दफ्तर में आते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि हम एक ऐसी जगह टावर बनाना चाहते हैं जहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रहते हैं और वहाँ पे बनाना बहुत ज़रूरी है, वहीं पर हम एक कंपनी भी बनाना चाहते हैं जिससे कि बहुत सारा फ़ायदा होगा देश को, ये वो उन्होंने खूब सारे फ़ायदे गिना दिए। अब आप भी परेशान हो, आपको पता है कि ये भविष्य में आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, ऐसा आपको आभास हो गया, क्योंकि कुछ उनकी बातों से ऐसा लग रहा था। मुकेश अंबानी को यहाँ से हटा देते हैं, कुछ मुकेश अंबानी के फ़ैन भी होंगे यहाँ पे, तो ABC ले लेते हैं। ABC ऐसा एक फ़र्म है जो कि बहुत ही बड़ा कंपनी है अपने भारतवर्ष में, तो वो आपसे ऐसी बातें करता है। तो अब उसके बदले में आपको करता है कि देखो अब क्या है कि जो ये जनजातियाँ हैं इनको यहाँ से हटा दो। अगर आप हटा देते हो तो आप ये समझो कि ये जो बड़ी सी कंपनी खुल रही है, इस कंपनी के जस्ट बगल में एक बड़ी सी ज़मीन है, वो आपके पत्नी के नाम पे हम कर देंगे, आपके पति के नाम पे कर देंगे।
बताओ क्या करना है आपको। तो अब आपकी नैतिकता डगमगा जा रही है कि भविष्य में तो बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है हमारे लिए कि ऐसी बड़ी सी कंपनी के बगल में अगर हम ऐसा घर पा लेते हैं तो सारी सेवाओं से उपलब्ध, सारी सेवाओं से लैस हमें ऐसा घर मिल जाएगा जो कि हमारे रिटायरमेंट के बाद बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अब आप समझ में नहीं पा रहे हो कि अब ऐसे व्यावसायिक नैतिकता को अपनाना है, यहाँ पर अपनी व्यावसायिक नैतिकता दिखाना है या स्वयं के फायदे की बात करनी है। सिविल सेवकों की नैतिक समता में कमी एवं उनकी सेवाओं में भी नैतिकता का समर्थन करने के लिए विफलताएं हमेशा मिलती रहती हैं और इसके में भी हमेशा दुविधाएं बनी रहती हैं। अब दुविधाओं की बात करते हैं। जो भी केस स्टडी होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ दुविधाएं लिए ही होती हैं। नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं, अर्थ और महत्व क्या है उनका। सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि नैतिक चिंताएं या दुविधाएं क्या होती हैं। दुविधा मतलब क्या, एक ऐसी समस्या है जिसमें दो संभावनाओं की पेशकश होगी और इसमें से जो भी आप निष्कर्ष निकालोगे वो दोनों ही निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं होगा। मतलब उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर से होंगी, कुछ ना कुछ लोगों की ज़िंदगियां दांव पर जरूर लग रही होंगी। ऐसी परिस्थितियों में जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसको दुविधाएं कहते हैं। नैतिक दुविधाओं की बात करें तो नैतिक दुविधा एक ऐसी परिस्थिति है, एक इस रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसमें कि जो भी आपके सिद्धांतों, जिससे आप जिन सिद्धांतों से आप अपने आप में पहचाने जाते हो या फिर लोगों के द्वारा पहचाने जाते हो, उसमें प्रतिस्पर्धा बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखेगी और इस हिसाब से दिखेगी कि आप उनमें से जिनका भी चयन करते हो वो आम तौर पर अवांछनीय या खराब स्थिति में ही होगी, क्योंकि ये ऐसी दुविधाएं हैं जिनका सही सॉल्यूशन आप खोज ही नहीं सकते। मतलब आप जब भी कुछ भी सोचोगे तो आप ही कुछ सिद्धांतों का दमन हमेशा होता ही रहेगा। तो ऐसी ही परिस्थितियों को हम लोग नैतिक दुविधाओं की परिस्थिति कहते हैं। देखो, तीन स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें नैतिक दुविधाओं के लिए, मतलब जिनमें नैतिक दुविधाओं को हम बात कर सकते हैं। पहला ऐसा कि यह एक अभिकर्ता का निर्णय है कि कौन सा कार्य सबसे अच्छा है, क्योंकि ये आपके ऊपर, अब आप अभिकर्ता बन जाओगे जब आप निर्णय लेने के लिए तत्पर रहोगे। तो अब आपके समक्ष कुछ भी नैतिक दुविधाएं आई हैं और आपको निर्णय लेना है, तो अब आप दुविधा में फंसे हो कि अब कौन सा सबसे अच्छा है। क्योंकि दूसरा क्या बोलता है कि बहुत सारे ऐसे विभिन्न कार्यों में से उचित कार्य का चुनाव करना पड़ेगा। आपके सामने बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां, बहुत सारे ऐसे रास्ते मौजूद होंगे जिनको आपको केवल चुनना है। अब चुनने का कार्य भी आपको करना है और इनमें से सबसे अच्छा चुनाव किस रास्ते को किया जाए वो भी आपको ही चुनना है। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ नैतिक सिद्धांतों का दमन हमेशा होगा ही होगा और उनसे आपको समझौता करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि अगर आपको नैतिक दुविधाएं मिली हैं तो उसका कोई भी सही समाधान नहीं है। इसीलिए केस स्टडी का कोई भी आइडियल आंसर नहीं हो सकता है। आप जो कुछ भी लिखोगे वो हमेशा सही होगा। बात इस पर होगी कि आप अपने जिस रास्ते को चुनते हो उसको कितना अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हो। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझा दिया सामने वाले एग्जामिनर को, परीक्षक को, कि मैंने इस रास्ते को इसलिए चुना है क्योंकि इसके नियम या इसके कारण जो है वो निम्न है, अगर आपने ये बात अच्छे से समझा दी तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और अगर नहीं समझा पाए तो बुरे नंबर मिलेंगे। नैतिक दुविधा के प्रकार, तो व्यक्तिगत स्तर की नैतिक दुविधाएं होती हैं, कुछ सही बनाम सही तर्कों की नैतिक दुविधाएं होती हैं और कुछ संयुक्त नैतिक दुविधाएं होती हैं। व्यक्तिगत स्तर की नैतिक दुविधाएं क्या है कि जब आप परेशान होंगे कि अब जैसे मैंने ऊपर वाला बात बताया था कि एक बड़ी सी कंपनी के बगल में एक बड़ा सा घर, तो अभी आपका व्यक्तिगत स्तर पे आपके लाभ दिख रहे हैं कि हमें व्यक्तिगत स्तर पे बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके कुछ आपके अंदर की कुछ ऐसी नैतिकता भी हैं जो कि ऐसे सिद्धांत हैं जो कि आपको ये करने से मना कर रहे हैं। तो अब आपकी नैतिक दुविधा बनना शुरू हो गया। दूसरा, सही बनाम सही तर्कों की नैतिक दुविधा। सबसे कठिन जो केस स्टडी होती है वो इसी के ऊपर होती है, जब ऐसे दो कार्य हों, जब आपको लगे ये भी सही है ये भी सही है। आपको लगता है तो ये बहुत आसान है, ये भी चुनेंगे तो भी सही है, ये भी चुनेंगे तो भी सही है, लेकिन सबसे दुविधाएं आपको असल ज़िंदगी में तभी होने वाली है जब सही बनाम सही तर्कों की नैतिक दुविधाएं आपके सामने आएंगी। दूसरा, संयुक्त नैतिक दुविधाएं, कि आपके सामने इतनी सारी दुविधाएं रहेंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा किसको चुनना है। तो ये भी एक अपनी अलग से दुविधाएं, लेकिन सबसे कठिन वाला यही होता है क्योंकि आपको लगता है कि सही तो है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मानिए एक आप मान लीजिए किसी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में है। एचआर मतलब जो कि ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट करता है, मतलब जो ज्वाइनिंग विनिंग कराता है कि हाँ भैया आज हमें 10 लोग का चयन करना है अपने ऑफिस के लिए। अब क्या बात हो गई कि आपके सामने 4 फाइल आई हैं, 4 कैंडिडेट्स आपके सामने हैं, A, B, C और D। अब इन चारों में से एक का चुनाव करना है। आपने कुछ क्राइटेरिया बना दिया कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए और जो इन चीज़ों पे खरा उतरेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या हुआ है कि ये जो C इंसान है,
ये सी जो है, इनके जो चाचा हैं, ये चाचा हैं पॉलिटिक्स में, और इनका बहुत धाकड़ इंसान है, इनके पास बहुत अच्छे पावर हैं और कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब इन धाकड़ चाचा ने आपको फ़ोन कर दिया कि भाई देखो हमारा भतीजा है सी, जो भी नौकरी के लिए तुमने ये जो नियम रखे हैं, नियम कानून, इन सब में बिल्कुल खरा उतरता है, तो तुमको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तुम चुपचाप से हमारे भतीजे को अपॉइंट कर लो। तो अब आपको क्या लगेगा कि देखो बात, और बदले में आपको क्या मिलेगा, एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर। अब आप परेशान कि देखो बात तो ये चाचा सही कर रहे हैं, क्योंकि सी में वो सारे गुण हैं जो कि हमें चाहिए, चार के चारों गुण एकदम बढ़िया से हैं, तो करते हैं यही। सही लगा ना आपको? तो दोनों तरफ से फ़ायदे हैं, सही मतलब स्विफ्ट डिज़ायर भी मिल रहा है, दूसरी तरफ सी कैंडिडेट सेलेक्ट भी हो रहा है आपकी कंपनी की, सबसे सही बात है। लेकिन जैसा ही आपने ये रास्ता चुना, आप गलत हो गए। क्यों? क्योंकि आपने जो नियम बनाए हैं इसको तो आपने फुलफ़िल किया ही नहीं। ए, बी और डी को आपने देखा ही नहीं कि इनके अंदर कितनी योग्यताएं हैं। हो सकता है कि सी सबसे ज़्यादा योग्य इंसान हो, और अगर ये चाचा नहीं भी बोलते तो भी सी का ही सिलेक्शन होता। लेकिन चूंकि बदले में आपको एक स्विफ्ट डिज़ायर मिल रहा है और आप अपने कंपनी के नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हो, ये आपके नैतिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो यही बात होती है सही बनाम सही तर्कों वाली। फिर सरकार की नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो सरकार के लिए बात होगी और एक निजी व्यावसायिक संस्थानों के लिए बात होगी। पहले सरकार की नैतिक चिंताएं और दुविधाएं की बात करते हैं, जिसमें प्रशासनिक विवेक की बात होगी कि आप कितना अच्छे से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, भ्रष्टाचार कितना कम करना है उसको, और प्रशासनिक गोपनीयता, जैसे कि मैंने बताया कि चार दीवारी के अंदर कोई भी बात अगर रहनी है तो रहनी है, इसको लीक नहीं करना है। स्वजन पक्षपात, स्वजन पक्षपात का मतलब होता है कि अब आप इस स्थिति पर पहुंच जाते हो कि आपको लगता है कि इतने मेहनत से मैं जब इस स्थिति, इस प्राधिकरण को प्राप्त किया है, तो मेरे परिवारजन इतनी परेशानियों, इतनी दुविधाओं से ना जूझें, मैं ही इनके लिए कुछ कार्य कर देता हूँ। तो जैसे ही आपने स्वजन पक्षपात किया, वो सरकार की नैतिक चिंताओं और दुविधाओं का कारण बन जाएगा। सूचना का रहस्योद्घाटन, वही बात हो गई कि जो भी गोपनीयता आपने बनाई रखनी है उसको बनाए रखनी है, उसको बाहर उजागर नहीं करना है। सामाजिक जवाबदेही आपको हमेशा बनाए रखना है कि जो भी बातें होंगी उसमें आप ही की जवाबदेही होगी। इवन जो भी कार्य आप ऐसा करते हो कि कुछ मतलब कि ऐसा कार्य हुआ जिसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन इसमें आप जो थे लीडर थे, तो आपकी ही जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। नीति में दुविधा, ये दुविधाएं जितनी भी देखी हैं उसमें नीति शास्त्र या फिर नैतिकता को कभी छोड़ना नहीं है। अगर निजी व्यावसायिक संस्थानों की बात करें तो उसमें नैतिक चिंता एवं दुविधा क्या हो सकती है? पहला, कर्मचारियों की नैतिक दुविधाएं, मतलब जितने भी कर्मचारी आपके अंतर्गत काम कर रहे हैं, आपने उनको कुछ ऐसा बोल दिया, मतलब उनको हमेशा कुछ भी गलत विचार में नहीं लाना है उनके दिमाग में, और हमेशा एकदम बूस्ट करके रखना है कि भाई तुम जो भी कार्य करोगे वो भी नैतिकता से ही घिरे होने चाहिए, और इसको सुनिश्चित करने का भी कार्य आपका ही है। अब इसमें दुविधाएं नहीं आनी चाहिए आपको कि किस कर्मचारियों को बोलना है कि ये नैतिकता से घिरे हों, किसको नहीं बोलना है, ये सारी दुविधाएं आपको नहीं होनी चाहिए। नियोक्ता के नैतिक मुद्दे कि एक तो कर्मचारी की हो गई और एक नियोक्ता की हो गई, तो दोनों के ही नैतिक मुद्दे को समझाने और बैलेंस करने का काम आपको करना है। कार्यालय के समय में व्यक्तिगत व्यवसाय का संचालन, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप जिस कार्य में लगे हुए हो, आपको लगता है कि ये तो 5 घंटे काम है। अब 5 घंटे काम में अपनी ज़िंदगी तो बीत नहीं जा रही है, और दूसरी बात ये भी है कि इसमें तो हमें जो केवल 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी ही मिल रही है, तो क्यों ना कुछ ऐसी बात की जाए जिसमें कि 40-50 हज़ार रुपये की मंथली सैलरी और मिल जाए। तो एक ऐसा काम किया जाए कि हम कुछ और काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कार्यालय ने आपको बिल्कुल अलग से बता रखा है कि भाई जब आप इस कार्य में आ जाओगे तो आपके लिए कोई भी दूसरा कार्य करना गैर कानूनी है। लेकिन अब आपको क्या है कि एक तो 40 मिल रहा था, अभी 80 मिल रहा है, तो 80 वाला तो ज़्यादा बढ़िया है। तो 80,000 के चक्कर में आप क्या करोगे, कार्यालय के समय में ही आप दूसरे व्यवसाय को भी संचालित करने लगोगे। ये आपके निजी व्यावसायिक संस्थान की नैतिक चिंता और दुविधा का कारण बन सकती है। दूसरे द्वारा किए गए काम का श्रेय लेना, बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्या करोगे कि आपके जो भी जूनियर होंगे वो खूब सारे कार्य करते रहेंगे, लेकिन आप क्या करोगे कि आप उन सभी कार्यों का श्रेय खुद ले लोगे। या तो इन सभी 8 इंसान ने काम किया है और आपकी ये जो 2 हैं ये एकदम फेवरेट हैं, कि 2 हमेशा एकदम चेला टाइप के हैं आपके, कि एकदम मक्खन पॉलिश आपको लगाते रहते हैं, तो आप इनसे बहुत प्रभावित हो कि ये ही आपने क्या किया कि इन कार्यों को बता दिया कि भाई ये 2 जो इंसान हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया, इनका प्रमोशन करा दिया ये वो करके, तो ये भी
नैतिक चिंता एवं दुविधाओं का कारण है कि आप किसी के काम का श्रेय तो नहीं ले सकते और ना ही किसी व्यक्ति विशेष को सामूहिक कार्य का श्रेय दे सकते हो। उत्पीड़न करना, तो ऐसा भी हमेशा देखने को मिलता ही है कि दिक्कतें इसमें इस हिसाब से होती हैं कि मान लीजिए कि आपकी एक महिला कलीग है जो कि एक ऐसे बॉस के अंतर्गत आप दो कार्य कर रहे हो, ये आप हैं और ये महिला है। तो अब क्या होता है, ये बॉस जो है ये कुछ इसका विचार जो है वो महिलाओं को लेके अच्छे नहीं है, तो कुछ टिप्पणियां कर देता है और कुछ गलत तरीके से पेश आता है। अब आप जो दुविधा में हो, क्यों दुविधा में हो? क्योंकि आप अगर अपने कलीग से बात करते हो तो हो सकता है कि जो भी उसका प्राइवेसी मेंटेन करने की बात हो रही थी अभी तक वो टूट जाए, उसको बुरा लगे कि मैं तो परेशानियों झेल ही रही हूँ, अब पता चला पूरे ऑफिस में बात फैल जाए, तो उसके जो भी उसका एक इमेज है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह बनेगा। दूसरा, आप अगर सोचते हो कि भाई इनके भी बॉस पे चले जाते हैं तो इनसे शिकायत करते हैं, पता चला ये दोनों आपस में मिले हों तो मेरी नौकरी चली जाए, ठीक है। और अपने बॉस से तो आप कभी भी संबंध बिगाड़ना नहीं चाहोगे क्योंकि सारा पैसा जो भी आपके मंथ के अंत में आपके अकाउंट में आता है वो इन्हीं के द्वारा आता है। तो ये ऐसी दुविधाएं हमेशा आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इन सभी के विपरीत जाके आपको किस हिसाब से अपने सिद्धांतों को अमल करना है और नैतिकता बनाए रखना है, इन्हीं दुविधाओं का सामना करने की बात केस स्टडी में होती है और उसी को सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि उदाहरणों के साथ जितने भी बातें मैंने समझाने की कोशिश की हैं वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं और बताएं कि इसमें और कौन कौन सी बातें हम जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही था। आपकी धैर्यता और शांतिपूर्वक इस पूरे अध्याय को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।